बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब किसान अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल के पास ना कोई बड़ी जमीन थी, ना धन दौलत, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी, एक पुराना हल और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत उसकी बेटी कविता। कविता बेटा, मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। आज थोड़ा देर हो सकती है। तुम घर का काम संभाल लेना और खाना बना लेना। मैं लौट कर खा लूंगा। लेकिन बाबूजी, घर में खाना बनाने के लिए कुछ है ही नहीं। कल का जो थोड़ा आटा था वो भी खत्म हो गया। बस 2 सूखी रोटियां बची हैं। कविता की बात सुनकर गोपाल का दिल अंदर से टूट गया। उसके सामने अब सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वो खुद भूखा रहकर बेटी को खिलाए या फिर अपनी भूख मिटाए और बेटी को भूखा सुला दे। अरे मुझे अभी भूख नहीं है बेटा, तुम वो रोटियां खा लो। मैं खेत से लौटते वक्त कुछ इंतजाम कर लूंगा। इतना कहकर गोपाल खेत की ओर निकल पड़ा। लेकिन आज उसके कंधों पर सिर्फ हल का बोझ नहीं था, बल्कि चिंता का पहाड़ भी था। आज की भूख और कल का भविष्य। वह चुपचाप मिट्टी खोदने लगा, हर बार के साथ जैसे अपनी किस्मत बदलने की कोशिश कर रहा हो। तभी दूर से एक चमकती हुई पगड़ी और भारी कदमों की आहट उसकी ओर बढ़ी। गांव का सबसे अमीर और चालाक आदमी लाला गिरधारी लाल। अरे गोपाल, क्या बात है? आजकल बड़े परेशान दिख रहे हो। खेत तो अच्छा चल रहा है, फिर भी चेहरे पर ये चिंता क्यों? गांव में हर कोई जानता था कि गिरधारी लाल मदद के नाम पर जाल बिछाता है, लेकिन गोपाल मजबूरी के आगे बेबस था। क्या बताऊं मालिक, घर में खाने को कुछ नहीं बचा। बेटी की हालत देखी नहीं जाती। अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो। बस यही वो मौका था जिसका गिरधारी लाल को इंतजार था। अरे इसमें चिंता की क्या बात है? तुम तो अपने आदमी हो। ये लो कुछ पैसे, घर का राशन ले आओ। और हाँ, जब फसल तैयार हो जाए तो धीरे धीरे लौटा देना। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे भगवान खुद उसकी मदद करने आए हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आपने तो मेरी जिंदगी बचा ली। लेकिन गोपाल नहीं जानता था कि ये मदद नहीं, एक जाल था जिसमें वो धीरे धीरे फंस चुका था। उधर गिरधारी लाल अपने नौकर भोलू के साथ खेत से दूर जाते हुए मुस्कुरा रहा था। भोलू बोल पड़ा, मालिक, आपने उसे बिना किसी शर्त के पैसे दे दिए, इसमें फायदा क्या है? अरे मूर्ख, अभी बीज बोया है। फसल काटने का मजा तब आएगा जब उसकी मेहनत का सारा फल और उसकी जमीन दोनों मेरे होंगे। गिरधारी लाल की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था और उधर गोपाल अपनी आने वाली बर्बादी से पूरी तरह अनजान था। गोपाल उस दिन बाजार से राशन लेकर घर लौटा। कई दिनों बाद उसके घर में चूल्हा जला था। कविता के चेहरे पर मुस्कान थी और गोपाल को लगा जैसे उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। लेकिन उसे कहां पता था कि ये सुकून सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। दिन बीतते गए। गोपाल सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाता और कविता घर संभालने के साथ साथ पिता का हौसला भी बढ़ाती। बाबूजी, इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। देखना, हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। हाँ बेटा, अगर भगवान ने साथ दिया तो इस बार हमारी किस्मत बदल जाएगी। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब खेतों में सुनहरी फसल लहलहाने लगी। पूरा सूरजपुर गांव गोपाल की मेहनत की तारीफ कर रहा था। उधर हवेली में बैठा गिरधारी लाल भी खबर सुन चुका था। लगता है अब वक्त आ गया है उस गरीब किसान को उसकी औकात दिखाने का। अगले ही दिन गिरधारी लाल और उसका नौकर भोलू सीधे गोपाल के खेत पर पहुंचे। वाह गोपाल, क्या फसल उगाई है तुमने? पूरे गांव में तुम्हारी ही चर्चा हो रही है। सब आपकी दुआ है मालिक। अब मैं ये फसल बेचकर आपका कर्ज भी चुका दूंगा। यही वो पल था जिसका गिरधारी लाल को बेसब्री से इंतजार था। अरे
इतनी दूर बाजार जाने की क्या जरूरत है? तुम ये फसल मुझे ही बेच दो, तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और कर्ज भी चुक जाएगा। गोपाल थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे लगा बात तो सही है। ठीक है मालिक, आप ही ले लीजिए। इसका दाम करीब 9,000 रुपये होगा। उसी में आपका कर्ज भी कट जाएगा। 9,000 रुपये? अरे मैं तो तुम्हें 11,000 रुपये देने को तैयार हूँ। लेकिन हर आसान सौदे के पीछे एक खतरनाक शर्त छुपी होती है। बस एक छोटी सी शर्त है, ये फसल मुझे उसी हालत में देनी होगी जिस हालत में ये अभी है। गोपाल ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा इससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बस यही वो गलती थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। गिरधारी लाल ने तुरंत पैसे गोपाल के हाथ में रखे और जोर से हंस पड़ा। अब ये फसल ही नहीं, ये जमीन भी मेरी हुई। ये क्या आप बोल रहे हैं मालिक? तुमने खुद कहा था जिस हालत में फसल है उसी हालत में बेचूंगा, और फसल अभी जमीन पर खड़ी है तो जमीन भी सौदे में शामिल होगी। गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सादगी का ऐसा फायदा उठाया जाएगा। मालिक, ये अन्याय है। ये मेरी पुश्तैनी जमीन है। सौदा हो चुका है गोपाल, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। गोपाल वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी सारी मेहनत एक पल में छिन चुकी थी। कुछ ही देर बाद वो भारी कदमों से अपने घर लौटा। लेकिन घर पहुंचते हैं कविता ने पूछा, क्या हुआ बाबूजी, आप इतने उदास क्यों हैं? गोपाल ने कांपती आवाज में सारी बात बता दी। कविता की आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग थी। ये गलत हुआ है बाबूजी, बहुत गलत, और मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। कविता की आंखों में गुस्सा था, लेकिन गोपाल के चेहरे पर सिर्फ हार और पछतावा। उसने अपनी ही गलती को बार बार याद किया और हर बार उसका दिल और टूट जाता। सब मेरी गलती है बेटा। मुझे उस शर्त को समझना चाहिए था। मैंने अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। नहीं बाबूजी, गलती आपकी नहीं, गलती उस लालची इंसान की है जिसने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया। कविता ने उसी समय फैसला कर लिया कि वो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। अगली सुबह कविता अपने पिता को लेकर गांव की पंचायत में पहुंची। सरपंच जी, मेरे पिता के साथ धोखा हुआ है, हम न्याय चाहते हैं। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और थोड़ी ही देर में गिरधारी लाल भी वहां पहुंच गया। पूरी बात साफ साफ बताओ। कविता ने एक एक बात सबके सामने रख दी। कैसे चालाकी से शर्त रखी गई और कैसे जमीन छीन ली गई। कुछ पल के लिए पंचायत में सन्नाटा छा गया, लेकिन देखो बेटी, बात तो साफ है, तुम्हारे पिता ने खुद शर्त मानी थी और सौदा पूरा भी हो गया। लेकिन वो शर्त धोखे से रखी गई थी। फिर भी शर्त तो शर्त होती है। इस हिसाब से जमीन अब गिरधारी लाल की ही मानी जाएगी। यह सुनते ही गोपाल की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। चलो बेटी, अब कुछ नहीं हो सकता। कविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वो अपने पिता को लेकर घर लौटी। आप चिंता मत करो बाबूजी, भगवान सब देख रहे हैं, एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन गोपाल का दिल अब टूट चुका था। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। रात बीती और सुबह जब कविता अपने पिता को उठाने आई तो उसने जो देखा उससे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। बाबूजी उठिए, क्या हुआ आपको? गोपाल अब इस दुनिया में नहीं था। अपनी जमीन खोने का दर्द वो सह नहीं पाया। कविता अपने पिता के शरीर से लिपट कर रो रही थी। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अब मैं अकेली कैसे जीऊंगी?
उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं, लेकिन किसी के पास उसके दर्द का जवाब नहीं था। कुछ समय बाद आंसू सूख गए और उनकी जगह कविता अब पहले वाली मासूम लड़की नहीं रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, न्याय। वो बैलगाड़ी में अनाज लाद कर बाजार पहुंची और एक कोने में अपनी जगह बना ली। आइए आइए, ताज़ा और बढ़िया अनाज सस्ते दाम में ले जाइए। लेकिन हैरानी की बात ये थी, जो भी ग्राहक उसके पास आता, कविता किसी ना किसी बहाने से उसे मना कर देती। लोग सोचने लगे कि ये लड़की अनाज बेचना ही नहीं चाहती, और सच भी यही था, क्योंकि वो किसी आम ग्राहक का इंतजार नहीं कर रही थी। वो इंतजार कर रही थी गिरधारी लाल का। कुछ ही देर में वही घमंडी चाल, वही अकड़ गिरधारी लाल बाजार में दाखिल हुआ। अरे वाह, ये लड़की तो सस्ते में अनाज बेच रही है, क्यों ना इसे भी अपनी चाल में फंसा लिया जाए। वो धीरे धीरे कविता के पास पहुंचा। ओ लड़की, मैं तुम्हारा सारा अनाज खरीदना चाहता हूँ। दाम जो मांगोगी दूंगा। कविता ने उसे पहचान लिया, लेकिन अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। ठीक है सेठ जी, मैं अनाज बेच दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? बोलो, क्या शर्त है? अनाज आपको उसी हालत में लेना होगा जिस हालत में वो अभी है। ये सुनकर गिरधारी लाल के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। लगता है ये लड़की भी मेरी तरह सोचती है, लेकिन इसे क्या पता खेल का असली खिलाड़ी कौन है। मंजूर है, और बदले में मैं तुम्हें 6,000 रुपए दूंगा। मुझे भी मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप जो पैसे देंगे वो भी उसी हालत में होने चाहिए जिस हालत में अभी हैं। गिरधारी लाल एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर उसे लगा कि ये लड़की उसकी बात समझ नहीं रही। ठीक है, ये भी मंजूर है। अब चलो मेरे घर, वहीं सौदा पूरा करते हैं। कविता बैलगाड़ी लेकर उसके घर पहुंच गई। बताइए सेठ जी, अनाज कहाँ उतारूं? अरे मूर्ख लड़की, शर्त भूल गई क्या? अनाज जिस हालत में है उसी हालत में देना होगा, और अभी वो गाड़ी में है तो गाड़ी भी मेरी हुई। गिरधारी लाल जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा कि उसने फिर एक गरीब को बेवकूफ बना दिया। बिल्कुल सही कहा आपने सेठ जी, गाड़ी भी आपकी हुई। गिरधारी लाल थोड़ा हैरान हुआ। लेकिन आप मेरी शर्त भूल रहे हैं। कौन सी शर्त? आपको पैसे भी उसी हालत में देने होंगे, और अभी पैसे आपके घर के अंदर हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तो सेठ जी, अब ये घर भी मेरा हुआ। ये सुनते ही गिरधारी लाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या बकवास है? तुम पागल हो गई हो क्या? बकवास नहीं, वही नियम जो आपने मेरे पिता के साथ लागू किया था। अब गिरधारी लाल को समझ आ गया कि वो खुद अपनी ही जाल में फंस चुका है। उसने कुछ समय सोचा। अगर मैं पंचायत में जाऊंगा तो मेरी ही गलती मानी जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं इसे ही माफी मांग लेता हूँ। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं लालच में आकर गलत कर दिया। इतना कहकर गिरधारी लाल की आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये आंसू सच के नहीं बल्कि डर और चालाकी के थे। बाहर से वह टूटा हुआ दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका लालच अब भी जिंदा था। एक ऐसा लालच जो उसे फिर से उसी अंधे रास्ते पर खींच सकता था। क्या ये आंसू सच में उसके दिल की आवाज है, या फिर एक और नया छल? क्या गिरधारी लाल सच में अपनी गलतियों से सीख पाएगा, या फिर लालच की आग उसे पूरी तरह जला देगी? देखेंगे पार्ट 2 में। अगर आप ऐसे ही मोरल कहानी देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल KK होम टीवी को अभी सब्सक्राइब करें।